नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 6 फरवरी 2026 के ज़रूरी करंट अफेयर्स के पहले भाग में हम गहरी नज़र डालेंगे। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के नज़रिए से तैयार की गई है। हो सकता है कुछ विषय आपके लिए एक तरह से रिवीजन की तरह हों, जो तैयारी के लिए हमेशा अच्छा होता है ना। आज हम बिहार की एक पवित्र नदी से लेकर मेक्सिको के एक ज्वालामुखी तक और भारत के एक खूबसूरत पक्षी अभयारण्य से लेकर कुछ खास जनजातीय समुदायों तक कई दिलचस्प विषयों पर नजर डालेंगे। तो चलिए इस जानकारी के सफर को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की एक बहुत ही खास नदी फल्गु नदी से। ये नदी हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों तीनों के लिए पवित्र मानी जाती है। इसकी इतनी ज्यादा धार्मिक और ऐतिहासिक अहमियत क्यों है? बिल्कुल, फल्गु नदी गया के पास लिलाजन और मोहना नदियों के संगम से बनती है और आगे जाकर ये पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि यह ज्यादातर साल सतह पर सूखी दिखती है। सूखी दिखती है? मतलब पानी नहीं होता? पानी होता है, लेकिन वो एक चौड़े रेतीले तल के नीचे बहता है। इसी वजह से इसे गुप्त गंगा भी कहा जाता है। अच्छा, गुप्त गंगा। हाँ, और ऐतिहासिक रूप से देखें तो यही प्राचीन निरंजना नदी है, जिसके तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पिंडदान की एक बहुत पुरानी परंपरा भी है। उसके पीछे की कहानी क्या है? हाँ, ये गयासुर नाम के एक असुर की कथा से जुड़ी है। उसे वरदान था कि जो भी उसे देख ले उसे मोक्ष मिल जाएगा। अब इससे तो प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ने लगी। जाहिर है। तो भगवान विष्णु ने उसके सिर पर अपना पैर रखकर उसे पाताल लोक में धकेल दिया। गया में विष्णुपद मंदिर के पास एक चट्टान पर आज भी उनके पदचिन्ह मौजूद माने जाते हैं। तो गयासुर ने भोजन मांगा तो विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी यहाँ अपने पूर्वजों के लिए भोजन यानी पिंड दान करेगा, उनके पूर्वजों को मोक्ष मिलेगा। और बस वहीं से ये पिंडदान की परंपरा शुरू हो गई। बिल्कुल, इसी मान्यता से यहाँ पिंड दान की परंपरा शुरू हुई। इसी नदी के पार सुजाता स्तूप भी है, जो उस ग्वालेन सुजाता को समर्पित है जिसने बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले खीर खिलाई थी। अब भारत से सीधे मेक्सिको चलते हैं। वहां का एल चिचोन ज्वालामुखी हाल ही में खबरों में है। क्या वजह है? मेक्सिको के दक्षिणी हिस्से चियापास में ये जो एल चिचोन ज्वालामुखी है, उसके क्रेटर के अंदर कुछ असामान्य बदलाव देखे गए हैं और इससे ज्वालामुखी विशेषज्ञ काफी चिंतित हैं। और ये एक स्ट्रैटोवोल्केनो है, सही है? हाँ, ये एक स्ट्रैटोवोल्केनो है जो ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट और मध्य अमेरिका ज्वालामुखी आर्क के बीच स्थित है। मैंने सुना है कि इसका 1982 का विस्फोट बहुत विनाशकारी था। उसमें क्या हुआ था? हाँ, 1982 का विस्फोट आधुनिक मैक्सिकन इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था। इसमें बहुत ज्यादा सल्फर वाली मैग्मा का एक विस्फोटक उद्गार हुआ, जिससे विनाशकारी पायरोक्लास्टिक प्रवाह निकला। पायरोक्लास्टिक प्रवाह मतलब वो तेजी से बहने वाली गर्म गैस और राख का तूफान। बिल्कुल। इस विस्फोट ने ज्वालामुखी के शिखर पर बने लावा डोम को नष्ट कर दिया और उसकी जगह 1 किलोमीटर चौड़ा नया क्रेटर बना दिया। और अब उसमें एक झील है। हाँ, अब उसमें एक अम्लीय झील है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पहल की बात करते हैं। अमेरिकी सरकार ने प्रोजेक्ट वॉल्ट नाम की एक $12 अरब की योजना शुरू की है। ये क्या है? प्रोजेक्ट वॉल्ट असल में दुर्लभ मृदा तत्वों मतलब रेयर अर्थ्स और दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार बनाने की एक अमेरिकी योजना है। अच्छा। इसका मकसद अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं से बचाना है। आप इसे अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जैसा ही समझ सकते हैं, लेकिन तेल की जगह इसमें खनिज होंगे। हाँ, इसमें स्मार्टफोन, बैटरी, जेट इंजन जैसे उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले खनिजों का भंडारण किया जाएगा और ये एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर काम करेगा। तो ये काम कैसे करेगा? क्या कंपनियां जब चाहें इन खनिजों का इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए, कंपनियां एक निश्चित कीमत पर भविष्य में सामग्री खरीदने की शुरुआती प्रतिबद्धता जताएंगी और कुछ अग्रिम शुल्क देंगी। इन्हीं प्रतिबद्धताओं के आधार पर प्रोजेक्ट वॉल्ट उन सामग्रियों को खरीदकर संग्रहित करेगा। और भंडारण का खर्च? वो कंपनियों को चुकाना होगा। वे अपनी संग्रहित सामग्री का उपयोग कर सकती हैं, बस शर्त ये है कि वे इस्तेमाल की गई मात्रा को वापस भर दें। और अगर कोई बड़ी समस्या आ गई तो? हाँ, अगर आपूर्ति में कोई बड़ी बाधा आती है तो वे अपने पूरे भंडार का उपयोग कर सकती हैं। ब्रिक्स एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल होने की घोषणा की है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी
UNIDO की साझेदारी में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों की विनिर्माण कंपनियों और MSMEs को, मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करना है। और फोकस किस पे रहेगा? ये इंडस्ट्री 4.0 दक्षताओं, औद्योगिक आधुनिकीकरण और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC को इसका केंद्र बनाया गया है। ये ब्रिक्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें दोहराने का अच्छा मौका है। जरूर। ब्रिक्स शब्द 2001 में जिम ओनील ने दिया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स बना। और इसका उद्देश्य है दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। बिल्कुल। इसके सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब नए सदस्य भी हैं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया। आजकल हर तरफ AI की बात हो रही है। जी। भारत मानवता के लिए AI फॉर ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है और एक मजबूत AI स्टैक बनाने पर जोर दे रहा है। ये AI स्टैक आखिर होता क्या है? सरल शब्दों में AI स्टैक उन सभी उपकरणों और प्रणालियों का एक पूरा सेट है जो AI एप्लीकेशन बनाने और चलाने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसकी 5 परतें होती हैं। 5 परतें? हाँ। पहली है एप्लीकेशन लेयर। ये यूजर फेसिंग हिस्सा है, जैसे कोई हेल्थ चेकअप का टूल या फिर चैटबॉट। दूसरी है AI मॉडल लेयर। ये सिस्टम का दिमाग है जो डेटा से पैटर्न सीखकर फैसले लेता है। और तीसरी? तीसरी है कंप्यूट लेयर। ये AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करता है। चौथी लेयर है डेटा सेंटर और नेटवर्क लेयर। ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह है जो डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करता है। और पांचवी और सबसे जरूरी वो है एनर्जी लेयर। एनर्जी लेयर मतलब ऊर्जा? हाँ, ये पूरे स्टैक को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है और AI डेटा सेंटर बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं। अब पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी खबर। गुजरात के नल सरोवर पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की संख्या में 21% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाँ, ये अभयारण्य अहमदाबाद, गुजरात के पास स्थित है। ये उथले पानी और कीचड़ वाली एक प्राकृतिक झील है जिसमें 36 छोटे-छोटे द्वीप हैं। और ये एक रामसर साइट भी है। बिल्कुल। 2012 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को दर्शाता है। यहाँ 250 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें साइबेरिया और यूरोप से आने वाले प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। प्रवासी पक्षी भी? हाँ, और पक्षियों के अलावा यहाँ जंगली गधरे, नेवले और जंगली बिल्लियां भी पाई जाती हैं। इस बढ़ोतरी की कोई खास वजह? ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों में नौका विहार का न होना और कम पर्यटन गतिविधि यही इसका कारण है। अब एक सरकारी योजना की बात करते हैं, युवा सहकार योजना। हाल ही में इसके तहत जारी वित्तीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है। ये योजना किसके लिए है? ये योजना नए और इनोवेटिव विचारों वाले नवनिर्मित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मतलब NCDC द्वारा लागू किया जा रहा है। और इसमें क्या सहायता मिलती है? इसके तहत परियोजनाओं के लिए 5 साल तक का लंबी अवधि का ऋण दिया जाता है और ब्याज दर पर 2% की सब्सिडी भी मिलती है। यह योजना सहकार 22 मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना था। अच्छा। और इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिलों, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रोत्साहन भी है। एक नई कैब सर्विस आ रही है जिसका नाम है भारत टैक्सी। ये दूसरी कैब एग्रीगेटर कंपनियों से कैसे अलग होगी? भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ड्राइवर इसके शेयर होल्डर और सह मालिक बन सकते हैं। ड्राइवर ही मालिक? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। इसके मुख्य फीचर्स हैं। पहला तो है ड्राइवर स्वामित्व वाला बेड़ा, मतलब ड्राइवरों को फैसले लेने की शक्ति मिलेगी। दूसरा, शून्य कमीशन। निजी कंपनियों की तरह कोई कमीशन नहीं कटेगा, पूरा किराया ड्राइवर को मिलेगा। वाह। और तीसरा, पारदर्शी और नो सर्ज प्राइसिंग, मतलब किराए में अचानक बढ़ोतरी नहीं होगी। और इसे सपोर्ट कौन कर रहा है? इसे NCDC, IFFO
और अमूल जैसे प्रमुख सहकारी संस्थान मिलकर बढ़ावा दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा, देश की विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां 2027 की जनगणना में अपने लिए एक अलग कॉलम की मांग कर रही हैं। चलिए समझते हैं कि ये समुदाय कौन है। देखिए, विमुक्त जनजातियां यानी डीनोटिफाइड ट्राइब्स वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियमों के तहत अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। जन्म से ही अपराधी? हाँ, आजादी के बाद 1952 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को अधिसूचित मतलब डीनोटिफाइड किया गया। और घुमंतु जनजातियां यानी नोमैडिक ट्राइब्स वे समुदाय हैं जो आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और ये भारत के सबसे उपेक्षित और वंचित समुदायों में से हैं। बिल्कुल। इनके कल्याण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? सरकार ने इनके लिए कई आयोग बनाए, जैसे रेंकी आयोग 2008 में और फिर इदाते आयोग 2018 में। 2019 में इनके लिए एक विकास और कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया। और आर्थिक रूप से इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीड मतलब स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज ये योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत मुफ्त कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा और आवास सहायता जैसे लाभ दिए जाते हैं। इसी से जुड़ा एक और विषय, कर्नाटक की हक्की पिक्की जनजाति के कुछ सदस्य मध्य अफ्रीका में संकट में हैं। इस जनजाति के बारे में कुछ खास बातें क्या हैं? हक्की पिक्की कर्नाटक की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। कन्नड़ में हक्की का मतलब पक्षी और पिक्की का मतलब पकड़ने वाला होता है। अच्छा, पक्षी पकड़ने वाले। हाँ, इनकी मातृभाषा वागरी है जो एक इंडो आर्यन भाषा है, जबकि ये रहते दक्षिण भारत में है। यूनेस्को ने वागरी को लुप्तप्राय भाषाओं में सूचीबद्ध किया है। और अब ये क्या काम करते हैं? पहले ये पक्षी पकड़ते थे, लेकिन अब ये जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक तेलों को बेचते हैं, जिसके लिए ये अफ्रीकी देशों तक की यात्रा करते हैं। इनकी एक और खास बात है कि इनका समाज मातृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक? हाँ, जहां दूल्हा दुल्हन के परिवार को दहेज देता है। और आज की अंतिम खबर स्टार्टअप जगत से है। सरकार के समृद्ध कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम क्या है? समृद्ध का पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मिटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय यानी मिटी का एक प्रमुख कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है मौजूदा और आने वाले एक्सेलरेटर्स को सहयोग देना, ताकि वे संभावनात्मक आईटी आधारित स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। ये स्टार्टअप्स को ग्राहक, निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें फंडिंग कितनी मिलती है? इसके तहत एक स्टार्टअप को अधिकतम 40 लाख रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है। तो आज हमने बिहार की फल्गु नदी से लेकर मैक्सिको की ज्वालामुखी तक और भारत की जनजातियों से लेकर एआई स्टैक तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आज की चर्चा दिखाती है कि कैसे स्थानीय पारिस्थितिकी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सामाजिक न्याय और तकनीकी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने भारत टैक्सी जैसी सहकारी पहल की बात की। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सहकारी मॉडल, जिसमें मालिक और कर्मचारी एक ही हों, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे कि फूड डिलीवरी या ई-कॉमर्स में भी क्रांति ला सकता है?